गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर और प्रतिहार कौन कौन है? क्या ये अलग अलग वंश हैं या ये एक ही वंश है, गुज्जर एवं प्रतिहार वंश? तो चलिए आज इस वंश पर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुज्जर रात्रा प्रदेश में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। ये अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं। लक्ष्मण राम के प्रतिहार थे, यानी कि द्वारपाल थे। प्रतिहार को द्वारपाल भी कहते हैं, इसीलिए यह वंश प्रतिहार वंश कहलाया। गुज्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुज्जर प्रतिहार कहलाए। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का उल्लेख अभिलेख रूप में सर्वप्रथम रूप से हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का काम किया और भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करड़ा शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज लिखा है। अल मसूदी गुज्जर प्रतिहार को अल गुज्जर और राजा को बोहरा कहकर पुकारता है, जो शायद आदिबराह का विशुद्ध उच्चारण है। चीनी यात्री हुएनसांग जब भीनमाल आया तो उसने अपने 72 देशों के वर्णन में इसे कुचेलो बताया, यानी कि गुज्जर, तथा उसकी राजधानी का नाम पिलोमोलो, जिसका अर्थ है भीला माल यानी भीनमाल, बताया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसी प्रदेश की भिलम्मल नगरी में गुज्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता का प्रारंभ किया। प्रतिहार नरेशों के जोधपुर और घड़ियाला शिलालेखों से प्रकट होता है कि गुज्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान गुर्जरात्र था। एसीरे के अनुसार इनकी सत्ता का प्रारंभिक केंद्र मांडवपुरा यानी कि मंडोर था, परंतु अधिकांशतः इतिहासकार इनकी सत्ता का प्रारंभिक केंद्र अवंती या उज्जैन को मानते हैं। इनके अलावा जैन ग्रंथ हरिवंश और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का सज्जन ताम्रपत्र नैणसी के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। मंडोर के प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में यह शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी। जोधपुर और घटियाला शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी तथा दूसरी क्षत्राणी भद्रा। क्षत्राणी भद्रा के 4 पुत्र भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दैह के ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। रज्जिल तीसरा पुत्र होने पर भी मंडोर की बसावली में इसमें सबसे प्रारंभ होती है। शिलुक। इस वंश के 10वें शासक शिलुक ने बल देश के शासक भाटी देवराज को हराया। उसकी भाटी वंश की महारानी पद्मिनी से बाउक और दूसरी रानी दुर्लभ देवी से कुकुक नामक के 2 पुत्र हुए, बाउक और कुकुक। बाउक ने 837 ईस्वी में जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर में एक विष्णु मंदिर को लगवाया। कुकुक ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, जो घटियाला के लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके द्वारा घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित किए गए थे। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने उज्जैन को अपना अधिकार में रख लिया एवं उज्जैन उनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। ये बड़े प्रतापी शासक थे। इनका दरबार नागाबलोक का दरबार कहलाता था। इनकी तत्कालीन समय में सभी राजपूत वंश उनके दरबारी सामंत थे। राठौड़, चंदेल, चालुक्य इत्यादि सभी इनके दरबारी सामंत थे। इनके समय में सिंध की ओर से बिलोचों के आक्रमण किया और अरबों ने अरब से। नागभट्ट ने इन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया, जिससे उनकी ख्याति बहुत बढ़ी। इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छ अरब के थे जो सिंध पर अधिकार करने के पश्चात वहां से भारत के अन्य भागों में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी कुकुक एवं देवराज थे, परंतु इनका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं रहा। नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया, इसलिए इसी शाखा को रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं।
देवराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र वत्सराज अगले प्रतापी शासक हुए। वत्सराज 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासक रहे। इन्होंने भंडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज की रानी सुंदर देवी से नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ, जिन्हें भी नागबलोक कहते हैं। इनके समय में उद्योतन सूरी में कुबलयमाला और जैन आचार्य जिनसे हरिवंश पुराण की रचना की। वत्सराज ने ओसियां के मंदिर का निर्माण करवाया। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ओसियों का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये वत्सराज ने ही करवाया था। ओसियां सूर्य व जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसी समय अदोतन सूरी ने कुबलयमाला की रचना 778 में जालोर में की। कुबलयमाला ओसियों के मंदिर महामारू शैली में बने थे, लेकिन ओसियों का हरिहर मंदिर पंचायतन शैली का बना है। ओसियां राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र था। ओसियां का मंदिर प्रतिहार कालीन है। दोस्तों याद रहे, यहाँ ओसियां जोधपुर को कहा जा रहा है। जोधपुर का पुराना नाम ओसियां था। ओसियां को राजस्थान के भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसियां में ओसियां माता या सचिया माता, जो कि जैनों की देवी है, का मंदिर है, जिन्होंने महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। इन्हीं के समय से भारतीय इतिहास में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण से मानेखेत के राष्ट्रकूट एवं उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य लगभग 1.5 सदी तक संघर्ष चला। इसे भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष भी कहा जाता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। इन्होंने कन्नौज में के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक और रहन हस्तिन भी कहा जाता है। इसी समय दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर राष्ट्रकूट वंश का राज्य था। इनके समयकालीन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने वत्सराज पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद उसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। यह युद्ध गंगा और यमुना के दुआब में हुआ। इसी कारण इस विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव के कुलचिन्ह पर गंगा व यमुना के कुल चिन्हों का सम्मिलित किया। ध्रुव के चले जाने के बाद धर्मपाल ने इंद्रायुध को हटाकर उसके साथ स्थान पर चक्रायुध को कन्नौज का शासन बनाया। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 1816 में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रयुध को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक शासन किया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। इन्होंने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। बकुला अभिलेख में इन्हें परम भट्टारक महाधीराज परमेश्वर कहा गया है। चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। नागभट्ट के बाद उनके पुत्र रामभद्र ने 833 ईस्वी में शासन संभाला, परंतु 3 वर्ष बाद ही उनका शासनकाल में कोई उल्लेख कार्य नहीं हुआ। महिरभोज प्रथम इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। ये रामभद्र के पुत्र थे। महिरभोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका प्रथम अभिलेख बराह अभिलेख है, जिसकी तिथि 893 ईस्वी विक्रम संवत से 836 ईस्वी है। अरब यात्री सुलेमान ने महिरभोज के समय भारत की यात्रा की और महिरभोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया, जिसने अरबों को रोक दिया। कश्मीरी कवि कलहण की राजतरंगिणी में भी महिरभोज के प्रशासन की प्रशंसा की गई है। महिरभोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इसी समय राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय का शासन था। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि अधिबराह मिलती है। वहीं दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहते हैं। इनके समय प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों को श्रीम दादिबराह अंकित था। स्कंद पुराण के अनुसार महिरभोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्यभार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया। इनके पश्चात कुछ शासक हुए, जैसे महेंद्रपाल प्रथम,
महिपाल प्रथम, राज्यपाल एवं यशपाल। दोस्तों याद रहे, राज्यपाल के समय 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण किया था। 1036 ईस्वी में प्रतिहारों का अंतिम राजा यशपाल था। 1039 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल के प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये थी प्रतिहार वंश की, गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे नए वंश एवं नई कहानियाँ एवं भारतीय इतिहास की से महत्वपूर्ण कई जानकारियाँ लेकर आपके पास जल्द ही प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।